हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो वीडियो को पूरा देखें और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इल्यूस्ट्रेट द बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट थ्योरी। तो पहला है बियर लैम्बर्ट थ्योरी में पहला है बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ में क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस अर्थमेटिकली। तो बियर्स ने क्या बताया था, जो इंटेंसिटी है किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वो डिक्रीज हो जाती है जब कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, जब किसी की एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो मैथमेटिकली इसको देखा गया है माइनस डी आई अपॉन डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इसको जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो डी आई अपॉन डी एन इज इक्वल टू के आई। ये हमारी अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब इसमें देख लेते हैं आई क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट बीम। के है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इंडिकेट द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। तो नेगेटिव साइन हमारे इक्वेशन में क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ रही है, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल बढ़ रही है। According to Beer's law, the absorbance is directly proportional to the number of particles of an analyte in its solution। तो जो बियर्स लॉ है वो और भी एक और इक्वेशन उसकी आती है कि जो एब्जॉर्बेंस होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो जो इक्वेशन बन के आती है वो हमारी आती है ए इज इक्वल टू के एक्स एन। और उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट्स। तो उन्होंने एक लॉ दिया था लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स एंड वॉयगर्स independently study the decrease in the radiation intensity when it passes through a substance and made the following observation। तो ये दो साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट्स एंड वॉयर्स। इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली स्टडी किया था रेडिएशन इंटेंसिटी पे। तो इनके ऑब्जर्वेशन में आया था द अमाउंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द intensity of incident light, that is the ratio of intensity of transmitted light to that of incident light is constant। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन आया था उसमें क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट का रेशियो है और जो इंसिडेंट लाइट का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। दूसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया था, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली व्हेन द थिकनेस ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट इज पास्ड इंक्रीज लीनियरली। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या आया था, जो इंटेंसिटी है किसी भी ट्रांसमिटेड लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है जब हमारी किसी भी सब्सटेंस की थिकनेस बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज वाइडली यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, हमारी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम डीएनए और आरएनए प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड each of which is suitable for separating the analysis different type of molecule। तो बहुत सारी इलेक्ट्रोफोर्स मेथड हैं जिनसे हम अलग अलग टाइप की एनालिसिस और सेपरेशन करते हैं। सम ऑफ कॉमन टाइप आर, कुछ कॉमन टाइप हैं जिसमें पहला है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी टेक्निक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स सच एज डीएनए एंड आरएनए। तो ये हमारी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। द मॉलिक्यूल आर सेपरेट बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। तो इसमें जो सेपरेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, साइज और चार्ज के। विद द स्मॉलर एंड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन द जेल। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉमनली यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस में ज़्यादातर यूज होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और जेनेटिक रिसर्च में। अगला है हमारा पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम PAGE भी बोलते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड। तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं किसके सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड के सेपरेशन में। द मॉलिक्यूल आर separated based on their size and charge with the smaller and negatively charged molecule migrate faster through the gel phase is commonly used in protein biochemistry and proteomics। तो ये जो है इसमें सेपरेशन किसके बेस पे होता है, इसमें भी साइज और चार्ज के बेस पे होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक है वो ज़्यादातर प्रोटीन और प्रोटीन के सेपरेशन में यूज होती है। अगला है हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, दिस टेक्निक यूज अ नैरो कैपिलरी ट्यूब फिल्ड विद अ सेपरेशन बफर टू सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज चार्ज एंड हाइड्रोफोबिसिटी। तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या है, हम छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, बफर सॉल्यूशन पहले से फिल होता है। उसके बाद हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं उसके साइज पे, चार्ज पे और हाइड्रोफोबिसिटी के बेस पे। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉमनली यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो टेक्निक है वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एनालिसिस में हम यूज करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट है। अगला जो हमारा मेथड है वो है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसको हम IEF भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको PI बोलते हैं। द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड इन ए pH ग्रेडियंट विद ईच प्रोटीन माइग्रेट टू इट्स isoelectric point where it has no net charge and stop moving. IEF is commonly used in the protein biochemistry and proteomic। अगला हमारा मेथड है वो है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको 2DGE भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ IEF एंड PAGE। तो ये जो टेक्निक है वो दो टेक्निक को कंबाइन करके बनाया गया है। पहला है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या मतलब कंबाइन करके बनाया गया है टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। किसके सेपरेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए हमने 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाई है। द सैंपल इज फर्स्ट सेपरेटेड बाई IEF बेस्ड ऑन देयर PI यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देन बाई PAGE बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। 2DG commonly used in the analysis of protein expression pattern and post translation modification। अब ये जो 2DG है वो हम कॉमनली क्यों यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, समराइज द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज की मैकेनिज्म और प्रोसेस बतानी है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ आयनाइजेबल कंपाउंड। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन होता है आयनाइजेबल कंपाउंड का, एंड कंप्राइजेज ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज लाइक अदर कॉलम बेस्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो इसमें भी क्या होता है, और क्रोमेटोग्राफी की तरह ही एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। द मोबाइल फेज इज इन दिस मेथड इज एन एक्वस बफर सिस्टम। इसमें मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, एक्वस बफर सिस्टम होता है। और द स्टेशनरी फेज इज एन इनर्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स केमिकली डेरिवेटाइज्ड विद आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप।
तो और जो इसमें स्टेशनरी फेज होता है वो क्या है, ऑर्गेनिक इनर्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, जो मतलब दूसरों से रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या है, काउंटर आयन एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज रिजल्टिंग इन एन एनायन एंड कैटायन एक्सचेंज। प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड ग्रुप, सिंगल चार्ज्ड मोनोएटॉमिक आयन, double charged monoatomic ion, polyatomic inorganic ion, and organic based and acid are exchangeable matrix counter ion. Cation and anion exchange resin column are used for the separation of cation and anion. अब जो cation और anion है उसमें क्या है, रेजिन कॉलम यूज किया जाता है किसके सेपरेशन के लिए, कैटन और एनायन के लिए। सेपरेशन में ऑल्सो टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन देयर बाइंडिंग ऑफ एनालाइट टू पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप फिक्स्ड ऑन अ स्टेशनरी फेज एंड इन इक्विलिब्रियम विद फ्री काउंटर आयन इन द मोबाइल फेज एज पर द डिफरेंस इन देयर नेट सरफेस चार्ज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट विद फैक्टर अफेक्टिंग इट्स। तो केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के केमिकल शिफ्ट होते हैं। तो केमिकल शिफ्ट पहले हम समझते हैं केमिकल शिफ्ट होता क्या है। केमिकल शिफ्ट इज ए फिनोमेना ऑब्जर्व इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारा क्या है, एक फिनोमेना है जो किसमें देखा गया है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, विच रेफर्स टू द डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय देयर लोकल केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है किसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो किसकी वजह से होता है, लोकल केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो इसमें कितने टाइप हैं, दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसमें तीन केमिकल शिफ्ट के टाइप हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है एनिसोट्रॉपिक। तो पहला हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक केमिकल शिफ्ट। तो डायमैग्नेटिक केमिकल शिफ्ट क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही कॉमन टाइप है केमिकल शिफ्ट का, किसमें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इट अराइज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस। तो ये किस वजह से आता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। द इलेक्ट्रॉन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड और उसको अपोज करता है और अप्लाइड करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। जिससे क्या होता है, स्मॉलर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, जिससे क्या है, बहुत ही छोटा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं किसकी किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो द डिग्री ऑफ शील्डिंग डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो शील्डिंग डिग्री होती है वो किस पे डिपेंड होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे एंड ज्योमेट्री पे, जो किसके सराउंडिंग होते हैं, एटम और फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग होते हैं। अब दूसरा हमारा जो टाइप आता है वो है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, दिस टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट अराइज ड्यू टू द सैंपल सच एज ट्रांजिशन मेटल आयन और फ्री रेडिकल। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है वो किसकी वजह से अराइज होता है, सैंपल की वजह से, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल आयन हो या फ्री रेडिकल हो, उसकी वजह से ये शिफ्ट आता है। अभी इसमें क्या है, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जनरेट अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड दैट अफेक्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन नियर बाई न्यूक्लियाई। अब ये क्या, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं, जनरेट करती हैं लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट कर देती हैं, जिससे क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती है न्यूक्लियाई के आसपास। न्यूक्लियाई के आसपास क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती है। तो द डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिक शिफ्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ओरिएंटेशन, डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस ऑफ इंटरेस्ट। अगला जो हमारा टाइप है वो है एनिसोट्रॉपिक केमिकल शिफ्ट। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट अराइज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई केमिकल ग्रुप
और फंक्शनल ग्रुप विद एनिसोट्रॉपिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है वो क्यों होता है, जो केमिकल ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी वजह से। एनिसोट्रॉपिक केमिकल शिफ्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एनिसोट्रॉपिक केमिकल शिफ्ट है वो जनरली जनरली सबसे ज़्यादा देखा गया है जिनमें क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो, डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो और लॉन पेयर हो। उन ऐसे कंपाउंड में ज़्यादा देखा गया है। द ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ नियर बाई न्यूक्लियाई। अब जो ओरिएंटेशन है फंक्शनल ग्रुप का मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन बिगड़ने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होने की वजह से रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियाई के आसपास अफेक्ट हो जाती है। अगला जो हमारा जो है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। तो पहला तो हमारा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे अफेक्ट कर रही है, तो द केमिकल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग टू द न्यूक्लियस। जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। किसी भी न्यूक्लियस के, जो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल शिफ्ट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट बढ़ेगा। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीड टू ग्रेटर सीडिंग एंड लोअर केमिकल शिफ्ट। तो जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हुआ, शील्डिंग बढ़ेगी और केमिकल शिफ्ट घटेगा। फिर है उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एटम directly attached to the nucleus affect the chemical shift. In generally, sp3 hybridized atom leads to higher chemical shift than sp2 और sp hybridized atom due to difference in the electron density. अब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे क्या है केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमें जनरली देखा गया है sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है, हायर केमिकल शिफ्ट होती है किसकी कंपैरिजन में, sp2 और sp हाइब्रिडाइज एटम के कंपैरिजन में। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करती है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम अटैच टू द न्यूक्लियस अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लीड टू द ग्रेटर डिशील्डिंग एंड हायर केमिकल शिफ्ट। मॉलिकुलर ज्योमेट्री कैसे अफेक्ट करती है, द ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट। मॉलिक्यूल विद डिफरेंट conformation और configuration may exhibit different chemical shift। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ नेफ्लो टर्बिडिटी। तो इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन बताने। प्रिंसिपल है नेफ्लो टर्बिडिमेट्री का, नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री आर टेक्निक रिजेंबलिंग कोलरिमेट्री since its theory and equipment are applied to this technique with little modification. Nephelometry and turbidimetry on light scattering by non-transparent particles suspended in a solution। और इसमें क्या है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल होते हैं वो किस में सस्पेंडेड होते हैं, सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड करी जाती है। Difference between the two techniques lie in the measurement of scattered radiation. When light passes through a suspension, some part of the radiant energy is dissipated through absorption, reflection and refraction, while the other part is transmitted। अब इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी लाइट को पास करते हैं सस्पेंशन से तो कुछ कुछ जो रेडियंट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्स हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्स मतलब वापस लौट जाती है। टर्बिडिमेट्री एनालिसिस यूटिलाइज turbidimetric analysis utilizes the concept where intensity of transmitted light is measured as a function of the suspended particle concentration। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन इसके दो ही हैं, एक है ऑर्गेनिक एनालिसिस
turbidimeter is used to determine the turbidity in sugar product and to determine the clarity of the citrus juice. It is also used for detection of benzene in alcohol by dilution with water to produce an immiscible suspension. दूसरा है बायोकेमिकल एनालिसिस. Turbidimetry measure the growth of the test bacterium in the both medium. This method aids in estimation of amount of amino acid, vitamin and antibiotic. Nephelometry detect protein, yeast, glycogen and beta and gamma globulin in blood, serum and plasma. अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो एप्लीकेशन बतानी है. पहले तो हम समझते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डिजॉल्व इन अ मोबाइल फेज मूव थ्रू अ कॉलम बाय ऑफ स्टेशनरी फेज दे ट्रेवल अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज. तो जब हम किसी भी कंपाउंड के मिक्सचर को डिजॉल्व करते हैं मोबाइल फेज में तो वो क्या है मूव करता है कॉलम, जो मतलब कॉलम पे जो स्टेशनरी फेज होता है वो किसके अकॉर्डिंग मूव करता है, अपनी रिलेटिव एफिनिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है ट्रैवल करता है स्टेशनरी फेज पे. द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व कंपटीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल मिक्सचर फॉर एक्टिव साइट ऑफ ऑन एडजॉर्बेंट. अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है. यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक, used in the identification of carbohydrate, used of separate and identify fat and fatty acid, separate high molecule weight compound, analysis of plant pigment, fat soluble vitamin, separation of aromatic और एलिफेटिक नॉन पोलर कंपाउंड सच एज लिपिड. ये इसके एप्लीकेशन हो गए. अगला हम पढ़ते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है. सेम एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बट स्टेशनरी फेज इज टेकन इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज लिक्विड. अब ये क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है लेकिन इसमें जो हम स्टेशनरी फेज लेते हैं वो क्या है लिक्विड लेते हैं. व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर प्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीशन कोफिशिएंट. अब इसमें क्या होता है जब हम दो इमिसिबल लिक्विड ले लेते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग. तो इसमें क्या है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आर डिसॉल्व इन अ मोबाइल फेज एंड पास थ्रू अ कॉलम ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेज द कंपाउंड विच इज मोर सॉल्यूबल इन द मोबाइल फेज ट्रेवल फास्टर. अब क्या होता है जब हम किसी कंपाउंड के मिक्सचर को डिसॉल्व करते हैं मोबाइल फेज में और उसको पास करते हैं कॉलम से, इसमें क्या होता है लिक्विड मतलब लिक्विड स्टेशनरी फेज होता है. तो क्या होता है जो कंपोनेंट मोर सॉल्युबल होता है मोबाइल फेज में वो जल्दी ट्रेवल कर जाता है. थस द कंपाउंड आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पार्टीशन कोफिशिएंट. और हम क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे उसको क्या है सेपरेट आउट कर लेते हैं. अब इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं. तो एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी के डिटर्मिनेशन में, सेपरेशन ऑफ एरोमा मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिन, डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑन द पेट्रोलियम फ्रैक्शन. अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव थ्योरी ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द मेथड यूटिलाइज फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन एंड देयर फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है ये एक मेथड है सेपरेशन का और एनालिसिस का. और मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सेपरेशन और एनालिसिस में यूज़ किया जाता है. और इसमें जो सेपरेशन होता है वो किसके बेस पे होता है साइज और चार्ज के बेस पर होता है. अब इसमें क्या है द टेक्निक इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन. अब ये जो टेक्निक है वो क्लिनिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ की जाती है किसके सेपरेशन में प्रोटीन के सेपरेशन में. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड molecular biology field for separating a mixed population of DNA and RNA fragment based on their length. Thus the size of DNA and RNA fragment can be estimated.
अब इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक है वो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी ज़्यादा यूज की जाती है। किसके सेपरेशन में, डीएनए और आरएनए के सेपरेशन में यूज की जाती है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अ जेल इज यूज्ड एज एन एंटी convective medium for suppressing the thermal convection produced by the application of electric field। तो इसमें क्या है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल हम यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है, एंटी कन्वेक्टिव वर्क मीडियम की तरह वर्क करता है, जो क्या करता है, सप्रेसिंग कर देता है, और जिससे क्या है, प्रोड्यूस होता है थर्मल कन्वेक्शन। अगला हमारा पॉइंट है, द जेल ऑल्सो सर्व एज सीविंग मीडियम एंड रिटार्ड द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या है, जो जेल है वो सीविंग मीडियम की तरह भी वर्क करता है, जो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल पास होने से रोकता है। जेल ऑल्सो मेंटेन द फिनिश्ड सेपरेशन सो दैट स्टेन कैन बी अप्लाइड पोस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज यूनिक फॉर ईच मॉलिक्यूल्स एंड मीडियम। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो क्या है, सबके लिए अलग अलग यूनिक होती है, मॉलिक्यूल के और मीडियम को का अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन इज यूज्ड कैरिड आउट इन जेल एज दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर शीप्स, thus enhance the separation by modifying electrophoretic mobility। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को मॉडिफाई करके सेपरेशन को क्या करते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, मॉलिक्यूल दैट आर स्मॉलर देन द पोर्स इन द जेल easily pass through the gel। The larger molecule are more or less immobile and they immediately intermediate sized molecular passes through the gel with various degree of facilities। अगला जो हमारा है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज द वेलोसिटी एट विच द चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है वो किसकी, चार्ज पार्टिकल की, जो क्या है मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग चार्ज ऑफ द पार्टिकल। The electrophoretic mobility of particle is directly proportional to net charge। The higher the charge on the particle, the higher its electrophoretic mobility। Size and shape of the particle। The electrophoretic mobility of particle is inversely proportional to its size and shape। तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज एंड शेप की। मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इन विच इट्स मूविंग। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो इससे भी अफेक्ट, मीडियम की प्रॉपर्टीज से भी अफेक्ट होती है जिसमें वो मूव कर रही है। द विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो विस्कोसिटी होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। द हायर विस्कोसिटी कैन लीड स्लोअर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अगर किसी भी मीडियम की हाई विस्कोसिटी होगी तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, स्लोअर होगी। वाइल हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन लीड द फास्टर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा अगर वो हाई होगा तो क्या है, फास्टर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई एक्सप्लेन आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन इन HPLC। सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है। तो HPLC और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ वाइडली यूज्ड एनालिटिक टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सैंपल। तो जो HPLC है या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो वाइडली यूज़ की जाती है किसके लिए, किसके लिए, सेपरेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन अ सैंपल। इन HPLC द मोबाइल फेज विच इज यूजुअली अ लिक्विड
is passed through a stationary phase packed in a column, and the component in the sample are separated based on their interaction with the stationary phase. अब हम पढ़ते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या है? तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन इज अ मेथड of HPLC where a single mobile phase composition is used throughout the separation। तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या है? एक मेथड है HPLC में जिसमें क्या है, हम एक ही मोबाइल फेज यूज करते हैं पूरी सेपरेशन होने तक। पूरे सेपरेशन में एक ही मोबाइल फेज के कंपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फेज का कंपोजिशन है 10:90, तो हम इसी रेशियो के कंपोजिशन के सॉल्यूशन को यूज करेंगे मोबाइल फेज में। द कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द एनालिसिस, टाइपिकली यूज एज सिंगल सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो जो वो होगा मोबाइल फेज, उसमें जो सॉल्वेंट होगा या तो वो सिंगल होगा या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो पूरी एनालिसिस में सेम ही रहेगा। दिस रिजल्ट इन द कांस्टेंट इल्यूशन स्ट्रेंथ एंड रिटेंशन टाइम ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इज सैम्पल। आइसोक्रेटिक इल्यूशन is commonly used for the separation of components that have similar properties and retention time। जो आइसोक्रेटिक इल्यूशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सेपरेशन में यूज होता है जो कंपोनेंट सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे मान लो सिमिलर प्रॉपर्टी है और सिमिलर रिटेंशन टाइम है, ऐसी कंपोनेंट के लिए कि सेपरेशन के लिए हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन मेथड यूज करते हैं। एज इट अलाउ फॉर अ सिंपल एंड एफिशिएंट सेपरेशन विदाउट द नीड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्वेंट ग्रेडियंट। अगला है हमारा ग्रेडियंट इल्यूशन। अब ग्रेडियंट इल्यूशन, इसमें केवल डिफरेंट क्या है, उसमें हम एक ही तरह के कंपोजिशन के सॉल्वेंट को यूज कर रहे थे एज अ मोबाइल फेज, लेकिन इसमें क्या है, हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उसको कंपोजिशन को चेंज करते रहेंगे। जैसे हमने पहले ले लिया 50/50 रेशियो का, फिर उसके बाद हमने ले लिया 60/40 रेशियो का, फिर उसके बाद हमने ले लिया 70/20 रेशियो का, वो 30 रेशियो का। इसी तरह से हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि उसकी कंपोजिशन को क्या है, चेंज करते रहते हैं। यही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।